नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। जनहित में आपका स्वागत है और आज हम जनहित में बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा लेखपाल। तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा लेखपाल। उत्तर प्रदेश के बरेली की तहसील फरीदपुर में तैनात लेखपाल मनीष कश्यप का गुमशुदगी के 18 दिन बाद शव बरामद हुआ है। परिजनों ने थाना फरीदपुर पुलिस और तहसील के अधिकारियों पर भी आरोप लगाया था। परिजनों ने एक ग्राम प्रधान और उसके भाई द्वारा अपहरण करके हत्या कर देने का अंदेशा पहले जताया था। पुलिस ने रविवार को शव बरामद होने के बाद खुलासा किया कि लेखपाल का अपहरण फिरौती मांगने के उद्देश्य से किया गया था और उसके कपड़े दिखाकर परिवार से फिरौती ली जाती। वहीं पुलिस के खुलासे से परिवार संतुष्ट नहीं है। परिवार के मुताबिक मामला फिरौती का नहीं, सुनियोजित तरीके से साजिश कर हत्या का बता रहे हैं परिवार के लोग। लेखपाल मनीष 250 बीघा जमीन कब्जे का राजफास करने वाले, जिसके चलते अधिकारी नाराज थे। इसी के चलते उनकी हत्या की गई। क्या पुलिस मामले को डाइवर्ट कर रही है? आखिर लेखपाल ने परिजनों को अधिकारियों के नाराज होने की बात क्यों कही थी? क्या लेखपाल मनीष को अपनी हत्या का पहले ही अंदेशा हो चुका था? यह रिपोर्ट देखिए। बरेली में लेखपाल मनीष कश्यप की हत्या के मामले में खुलासा होने के बाद उनके परिवार में गम और गुस्सा है। लेखपाल की मां मोरकली और पत्नी और परिवार की महिलाएं सोमवार सुबह कलेक्ट्रेट पहुंची। महिलाएं वहां धरने पर बैठ गईं। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को पत्र देकर सीओ और इंस्पेक्टर फरीदपुर को निलंबित करने की मांग की। कार्रवाई न होने पर परिवार ने आत्मदाह करने की चेतावनी दी। मृतक की मां ने कहा कि शुरुआत से ही पुलिस लापरवाही बरतती रही। वे लोग अगर एडीजी से न मिलते तो शायद खुलासा भी नहीं हो पाता। परिजनों ने कहा कि केवल सिर को कंकाल से वह कैसे मान लें कि ये मनीष कश्यप का ही शव है। इनकी डीएनए जांच कराई जाए। अधिकारियों ने उन्हें समझा बुझाकर शांत कराया और कहा कि परिवार का पूरा सहयोग किया जाएगा। इसने यही बताया है, जो कि तस्दीक भी हुआ है इसके बैंक स्टेटमेंट के रिकॉर्ड से, और जो लोगों से आसपास भी बातचीत की गई। इसको पैसे की आवश्यकता थी और बहुत सारे लोगों से इसने पैसा लिया है। किसी ने 100 रुपये, वो इसके मोबाइल में जो पेटीएम ट्रांजैक्शन है उसमें किसी में 100 रुपये है, किसी में 200 रुपये है। छोटी छोटी अमाउंट्स का ट्रांजैक्शन इसके अकाउंट में हुआ है। इस प्रकार की बात मेरी पूछताछ में हम लोग तीनों के द्वारा जो पूछताछ इनसे की गई है, कोई किसी प्रकार की इस तरह की बात। मूल रूप से बहेड़ी निवासी, वर्तमान में शहर बुखारा रोड कॉलोनी के रहने वाले लेखपाल मनीष कश्यप फरीदपुर तहसील में तैनात थे। वो 27 नवंबर ड्यूटी पर गए, इसके बाद घर नहीं लौटे थे। मां मोरकली ने खल्लपुर ग्राम प्रधान उनके साथियों पर अपहरण का शक जताया था। इसके बाद से अज्ञात अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस मनीष की तलाश में जुटी थी। वही लेखपाल संघ ने घटना को लेकर सवाल उठाए हैं। डीएम साहब से मुलाकात हुई है हमारी। मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। जो भी दोषी हो उसको 24 घंटे के अंदर उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्या लग रहा है इसमें जो कल सब मिला है तो? लग ये रहा है कि मीडिया के माध्यम से ही मुझे पता चला है कि फिरौती के आधार पर हत्या हुई है। मुझे नहीं लगता फिरौती के आधार पर हत्या हुई है। परिवार इतना जो है संपन्न नहीं है जो फिरौती उससे की जाए। परिवार पहले से कह रहा है कि जमीनी विवाद चल जी रहा है। जी, पहले भी उसके साथ सुना जाता है। बताया गया था पहले फरीदपुर के हमारे साथियों के द्वारा कि पहले भी मारपीट की घटना हुई थी। और अब जो घटना संज्ञान में आ रही है कि नरकंकाल मिला अगर उसी का है तो, और जो लोग पकड़े गए हैं वो उसी के क्षेत्र के ही हैं। पुलिस को जांच में पता चला कि लेखपाल के हल्का क्षेत्र के गांव कपूरपुर निवासी ओमवीर कश्यप भी 27 नवंबर से लापता हैं। उनका नंबर जब सर्विलांस में लगाया गया तो उसकी लोकेशन कभी दिल्ली तो कभी हरियाणा मिल रही थी। पुलिस टीम ने उसे बाद में गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में उसने पूरी वारदात कबूल ली। उसने साजिश में शामिल बुखारा निवासी फुफेरे साले सूरज, मामा नन्हे कश्यप व पत्नी मामा नेत्रपाल कश्यप का भी नाम कबूला है। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने रविवार को कैंट क्षेत्र के नाले से सिर का कंकाल बरामद किया। मौके पर छानबीन के दौरान कुछ कपड़े और हड्डियां भी मिली। पुलिस के मुताबिक सिर का कंकाल, हड्डियां और कपड़े लेखपाल मनीष कश्यप के ही हैं।
पुलिस के अनुसार आरोपियों ने फिरौती वसूलने के लिए लेखपाल को अगवा किया और उसी दिन हत्या कर दी, जबकि परिजनों के मुताबिक हत्या की वजह फिरौती नहीं, जमीन का मामला है। जैसे आज भी जनता दर्शन चल रहा था, बीच में मुझे बताया गया कि लेखपाल संघ और जो मनीष जो लेखपाल थे उनके फैमिली वाले मिलना चाह रहे हैं। उन्होंने बोला बिल्कुल बुलाइए। वार्ता हुई, उनकी जो भी दिक्कतें हैं, उनके द्वारा जो भी प्रश्न उठाया गया, उनका हमने सबसे पहले तो बहुत ही दुखद बात है, किसी की मौत हुई है। अब मौत हुई है तो मौत के कारणों की जांच पुलिस कर रही है और बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। उसके बारे में मुझे लगता है कि पुलिस के इंक्वायरी ऑफिसर अपना इंक्वायरी कंप्लीट करके रिपोर्ट देंगे और आप लोगों से भी साझा किया जाएगा। जहाँ तक उनका परिवार आर्थिक रूप से कमज़ोर है, तो मेरे द्वारा बताया गया कि लेखपाल संघ भी एक जिला प्रशासन के अंग है, एक फैमिली के मेंबर है। जो भी हर संभव आर्थिक मदद होगी। लेखपाल के परिजनों ने दावा किया कि मनीष चंद्र कश्यप 250 बीघा ग्राम समाज की जमीन पर हो रहे घोटाले का पर्दाफाश करने वाले थे। रिपोर्ट जमा करने वाले दिन उनका अपहरण कर लिया गया। इस पर जिला प्रशासन ने जांच कराई। मनीष कश्यप फरीदपुर तहसील में लेखपाल थे। 27 नवंबर की शाम को तहसील से प्रपत्रों का बैग लेकर निकले थे, मगर घर नहीं पहुंचे। अगले दिन थाने पहुंचे स्वजन ने आरोप लगाया कि खल्लपुर गांव में कुछ लोग मनीष को धमका रहे थे। वो जमीन घोटाला खोलने वाले थे। एक सप्ताह पहले उन्होंने परिवार के सदस्यों को बताया कि घोटाला खोलने से कुछ अधिकारी नाराज हैं, इसलिए ट्रांसफर करने की तैयारी में हैं। ऐसे में गंभीर आरोप लगाकर परिजन डीएम रविंद्र कुमार से मिले, जिसके बाद जांच बैठी, मगर खल्लपुर गांव में किसी सरकारी जमीन पर कब्जे या घोटाले की बात सामने नहीं आई। सवाल है, क्या जमीन घोटाले की जांच को दबाने के लिए लेखपाल की हत्या की गई? क्या लेखपाल किसी सुनियोजित साजिश का शिकार हुआ, या लेखपाल खुद के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, या मामला वाकई अपहरण और फिरौती का है? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब एक भी नहीं। आखिर भ्रष्ट सिस्टम की पोल खोलने से पहले लेखपाल की हत्या और हत्या से पहले धमकी मिलना किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। तो आखिर लेखपाल की हत्या क्यों हुई है? हत्या में भ्रष्टाचार की वजह से हत्या हुई है। लेखपाल खुद अपने भ्रष्टाचार की जाल में फंस गया और उसकी हत्या हो गई, या लेखपाल जो खुलासा करने वाला था एक बड़े नेटवर्क, एक बड़े भ्रष्टाचार का, 250 बीघे ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा जो था उसका खुलासा करने वाला था लेखपाल। उससे जो लोग, कुछ लोग थे, कुछ भूमाफिया थे, वो प्रभावित होने वाले थे, वो फंसने वाले थे, उनके चंगुल में फंसकर हत्या कर दी गई। ये बड़ा सवाल है। तो इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सानू कुमार हमारे ब्यूरो चीफ बरेली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद साजिद सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविरल मलिक बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही सुनील त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत चर्चा में। और पहला सवाल अपने संवाददाता सानू से। सानू, रायबरेली, आपको बता दें, माफ कीजिएगा, बरेली में यह सनसनीखेज वारदात सामने आई है। एक लेखपाल जो 18 से 19 दिन पहले गायब होता है और उसका अब नरकंकाल मिलता है। पुलिस अलग कहानी गढ़ रही है, परिवार वाले कुछ अलग कह रहे हैं। क्या आपको क्या नजर आया है सानू? देखिए मानव, निश्चित तौर पे 15 दिन पहले जिस लेखपाल की गुमशुदगी लिखी गई थी थाना फरीदपुर क्षेत्र में, उसके बाद 15 दिन बाद की बात की जाए, यानी कि बीते रविवार को उसका एक धड़ से अलग, यानी कि जो नरकंकाल का जो सर था वो बरामद हुआ, और उसके साथी तौर पर जो उसके कपड़े थे, उसके जो अंडरगारमेंट्स थे, वो मौके वारदात से बरामद हुए। यानी कि जो चीजें थी वो पुलिस के मुताबिक जो है लेखपाल मनीष कश्यप की ही थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो परिजन है वो लगातार अभी भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं पुलिस प्रशासन पर और जिला प्रशासन पर, और खुद एसडीएम और तहसीलदार पर बड़े आरोप लगा रहे हैं कि किसी प्रकार से जो है इन लोगों ने लापरवाही बरती है। और जो पर्दाफाश हुआ है, यानी कि सबसे बड़ा अपडेट मानस इसमें आज का ये है कि
जैसे ही रविवार को जो नरकंकाल बरामद हुआ वो जो आरोपियों की निशानदेही पर बरामद हुआ। यानी कि पुलिस जब 15 दिन से इस पूरे मामले की छानबीन कर रही थी तो 2 आरोपी इसमें जो है तफ्तीश में सामने निकल करके आए, जिसमें पहला नाम ओमवीर था और दूसरा नन्हे था। उसके जानने वाले थे लेखपाल के, और उन्हीं ने उस जगह पर यानी कि जो कैंट क्षेत्र का मिर्जापुर इलाका है वहां पर ले जाकर के पुलिस को दिखाया कि यहां पर जो है नरकंकाल पड़ा हुआ है। तो उस तरीके से पुलिस ने जो है इस चीज को ठोस सबूत मानते हुए ये क्लियर कर दिया कि जो नरकंकाल मिला है वो मनीष कश्यप का ही है। लेकिन उस पूरे मामले पर 2 आरोपी यानी कि ओमवीर और नन्हे को आज जेल भेज दिया गया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एसएसपी अनुराग आर्या ने बयान देते हुए कहा है कि जो 2 अन्य आरोपी हैं जिनका नाम प्रकाश में आया है उनकी भी तलाश की जा रही है, लेकिन ओमवीर और नन्हे को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। और ये जो कबूलनामा है वो खुद आरोपियों ने किया है पुलिस के मुताबिक। ये हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन पुलिस के मुताबिक जो कबूलनामा है वो आरोपी खुद कर रहे हैं कि उन्होंने जो है फिरौती मांगने के तौर पर उसको जो है मौत के घाट उतारा था, और मौत के घाट उतारने के बाद उनको कहीं उसको छुपाने की जगह नहीं मिली तो उसको एक बहते नाले में फेंक दिया था। लेकिन जब पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी हुई तो पुलिस लगातार जब छानबीन कर रही थी तो उसके एवज में कहीं ना कहीं जो आरोपी थे वो छुपे हुए चल रहे थे, लेकिन उन्होंने मौका देख करके जब आरोपियों से जो पीड़ित पक्ष है उनसे जब फिरौती मांगने की कोशिश की तो उससे पहले पुलिस ने उनको दर दबोच लिया। ये रहा मानस पुलिस का। लेकिन अब जो परिजन है उनकी बात कर लिया है। परिजन अभी भी रो रो करके बिलखते हुए जिला प्रशासन आज पहुंचे, कलेक्ट्रेट पर पहुंचे, वहां डीएम रविंद्र कुमार जनफरियाद सुन रहे थे, लेकिन उसी दौरान वो लोग भी अचानक पहुंचे। लेखपाल संघ भी पहुंचा, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप भी पहुंचे, तमाम वो लोग पीड़ित पक्ष पहुंचा। वहां पर देखा गया तो डीएम से साफ तौर पर से मांग की गई है कि उनकी डीएनए जांच कराई जाए, जो यानी कि जो शव बरामद हुआ है, जो कंकाल बरामद हुआ है उसकी डीएनए जांच कराई जाए, और एक अलग एजेंसी यानी कि एक विशेष एजेंसी के तौर पर इसकी जांच पुलिस से हटा करके विशेष एजेंसी करे। तो कहीं ना कहीं डीएम ने आश्वासन दिया है कि 24 घंटे के अंदर जो है इस पूरे मामले पर निष्पक्षता से जांच कराई जाएगी और 24 घंटे के अंदर इसमें टीम गठित की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल मानस ये है कि परिजन लगातार अभी भी बड़ा सवाल ये उठा रहे हैं कि पुलिस की जो जांच है वो पूरी तरीके से झूठी है, लेकिन पुलिस अपनी जांच को पूरी तरीके से पुख्ता मान रही है और उसी के ब्याह पर 2 आरोपियों को जेल भेजा गया है। लेकिन अब देखना होगा मानस इसमें आखिर डीएम रविंद्र कुमार किस कार्रवाई तक पहुंचते हैं, किस निष्पक्षता तक पहुंचते हैं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन परिजन अभी भी रो रो कर बिलखते हुए अपने जो न्याय की गुहार लगा रहे हैं, और आज कलेक्ट्रेट पर ये साफ तस्वीर उनकी अधिकारी तो थे, डीएम भी थे, कप्तान थे, लेकिन उनकी जो निष्पक्षता की जो जांच की मांग है उस पर मोहर लगाने को कोई तैयार नहीं है। मानस निश्चित रूप से सानू आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अविरल मलिक जी जुड़े हुए हैं। अविरल मलिक जी, एक बड़े भ्रष्टाचार की बू इसमें आ रही है। लेखपाल की मौत होती है, 250 बीघे जमीन जो परिजन कह रहे हैं, और उस लेखपाल के द्वारा अपने परिजनों को यह जानकारी दी गई थी कि अधिकारी उससे नाराज चल रहे हैं। कुछ तो वो कर रहा है जिससे अधिकारी नाराज चल रहे हैं, लेकिन पर जब बातचीत हुई, जानकारी सामने आई तो ये जानकारी आई कि 250 बीघा जो ग्राम समाज की जमीन थी उसकी ये लेखपाल जांच कर रहा था और उस पर कई बड़े लोग कब्जेदार थे। क्या जो भूमाफिया है उनकी वजह से इस लेखपाल की जान गई? कहीं ना कहीं बड़े भ्रष्टाचार की बू साफ तौर पर नजर आ रही है। अविरल मलिक जी। जी नहीं, देखिए, जांच का विषय है, इसमें जांच आवश्यक है और जांच के पश्चात ही ये स्पष्ट हो सकेगा कि किसका इसमें हाथ रहा है और किसके द्वारा ये हत्या कराई गई है, किसकी साजिश रही है, किसे नुकसान पहुंच रहा था और क्या पूरा प्रकरण था। ये जांच के पश्चात ही सामने आ पाएगा और ये इसका पर्दाफाश होना अत्यंत आवश्यक है। और उसके लिए मैं कहना चाहूंगा, आप करोड़ों दर्शकों के माध्यम से कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से इस घटना का पर्दाफाश होना आवश्यक है और होकर रहेगा। इस प्रकार की घटना घटित होती है तो इसमें जांच अत्यंत आवश्यक है, जो कि होना तय है। और जहां तक विषय है उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश की सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी का और उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ साथ हमारी पार्टी का जहां तक स्टैंड है, हम बिल्कुल क्लियर कट स्पष्ट तरीके से कहना चाहेंगे कि किसी भी प्रकार से किसी भी घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर में किसी प्रकार की चूक को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है, सही लॉ एंड ऑर्डर है, इसी प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रहेगा, यह आपके करोड़ों दर्शकों को मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा। और इस घटना का पर्दाफाश होना तय है। जो भी आरोपी होंगे निश्चित रूप से उनके ऊपर कानून के आधार पर कठोरतम कार्रवाई होना तय है और सलाखों के पीछे उनका पहुंचना तय है। हाँ, लेकिन अविरल मलिक जी, पुलिस 18 दिन हो गए, 18 दिन से एक सरकारी मुलाजिम जो है वो उसका अपहरण हो जाता है, वो गायब रहता है, पुलिस उसको ढूंढ नहीं पाती है, और जब दबाव पुलिस पर पड़ता है तो पुलिस
आप एक अलग कहानी लेकर आती है कि फिरौती की वजह से उसकी मौत हुई है, उसकी हत्या की गई है। लेकिन परिवार वाले एक तो पुलिस पर भी आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने समय पर कार्रवाई नहीं की, और कार्रवाई अगर की भी है, कुछ लोगों को उसने पकड़ा है, तो उनके शिनाख्त के आधार पर जब ये जो नरकंकाल बरामद हुआ है उसके बाद नई कहानी पुलिस गढ़ रहा है, जबकि परिवार के लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि पुलिस कहानी गढ़ रही है। तो पुलिस वाले किसको बचा रहे हैं? जी नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश की पुलिस किसी को नहीं बचाती है, और जहां तक विषय है पुलिस का, तो स्पष्ट तरीके से पुलिस कार्रवाई करती है, और जहां भी जिस भी स्तर पर इसमें त्रुटि रही होगी निश्चित रूप से उसे सुधारा जाएगा, और जो भी लोग इसमें दोषी होंगे उनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई होना तय है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, दोषी हमारे लिए दोषी है, अपराधी हमारे लिए अपराधी है, आरोपी हमारे लिए केवल और केवल यदि कुछ है तो आरोपी है। हम वोट बैंक के आधार पर अपराधी को नहीं देखते हैं कि इस व्यक्ति के साथ इतने लोग जुड़े होंगे, इस व्यक्ति के कौन सी जाति से व्यक्ति बिलोंग करता है, कौन से धर्म से व्यक्ति बिलोंग करता है, इस व्यक्ति के साथ कौन लोग जुड़े हुए हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। अपराधी अपराधी है, गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, किसी जात का हो, किसी पंथ का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी मजहब का हो, कोई भी व्यक्ति हो, उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी अपराधी रहा होगा, जिन्होंने भी त्रुटि इसमें की होगी, उनके ऊपर भी कार्रवाई होना निश्चित है। जांच के आधार पर निश्चित रूप से कठोरतम कार्रवाई होगी। ठीक है, मोहम्मद साजिद जी हमारे साथ सभा प्रवक्ता जुड़े हुए। मोहम्मद साजिद, क्या एक कर्मचारी ईमानदारी से काम नहीं कर सकता? 250 बीघे जिस जमीन की बात सामने निकल कर आ रही है, 250 बीघे ग्राम समाज की जमीन, जिसका कहीं ना कहीं कथित तौर पर लेखपाल उस जमीन में जो भ्रष्टाचार व्याप्त था, लोगों के द्वारा कब्जा की गई थी, वो जमीन भूमाफियाओं के द्वारा कब्जा की गई थी, उसका खुलासा साफ तौर पर वो लेखपाल करने वाला था। इसकी वजह से कहीं ना कहीं अधिकारी भी नाराज थे, और अचानक लेखपाल गायब हो जाता है, 18 दिन तक कोई सुराग नहीं मिलता है। और अब जब उसकी जानकारी सामने आती है, उसका नरकंकाल मिलता है, तो पुलिस एक नई कहानी लेकर आई कि फिरौती के लिए ऐसा हुआ था। पहले भी पुलिस कर सकती थी खुलासा कि फिरौती के लिए, लेकिन तमाम दबाव पड़ा उसके बाद जब पुलिस पर, उसके बाद नई कहानी गढ़कर लाई पुलिस, जबकि परिजन इससे साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं। देखिए, बरेली नहीं पूरी यूपी में अपराध चरम पर है। अपहरण उद्योग फिर दोबारा फलने फूलने लगा है, और बरेली ही नहीं, मेरठ हो चाहे लखनऊ में होम्योपैथ के डॉक्टर का अपहरण कांड हो, या मेरठ में फिल्म अभिनेता सुनील पाल का हो, या फिल्म एक्टर मुश्ताक खान का हो, और फिल्म अभिनेता जो मशहूर फिल्म अभिनेता है शक्ति कपूर जी, उनके भी अपहरण की कोशिश की गई। तो यूपी में लगातार जो है वो अपराध बढ़ रहा है, अपहरण के मामले बढ़ रहे हैं। बरेली में ही एक 8 माह की बच्ची अपने माता पिता के बीच में सो रही थी, बच्चा, उसका नाम हिमांशु था, उसका अपहरण हो गया। तो ये कोई लगातार उत्तर प्रदेश में चाहे महिला अपराध हो, या जो है वो तमाम छेड़छाड़ की घटना हो, या तमाम चोरियां हो, या लूट हो, या डकैती हो, ये इस तरह के अपराध जो बीच में बंद हो गए थे पिछले कुछ वर्षों में, 2004 के बाद इस तरीके के अपराधों में कमी आई थी। लेकिन अब एक बार फिर से जो है वो 2017 के बाद से लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। और ये आंकड़े आपको एनसीआरबी नेशनल क्राइम जो की एक वेबसाइट है, उस पर भी आप देख सकते हैं। और जिस तरीके से लेखपाल का अपहरण हुआ है, ये कोई लेखपाल का नहीं, देखिए यूपी में घोटाले चल रहे हैं। अभी NHI का एक यहाँ बरेली वाया पीलीभीत टनकपुर हाईवे है, उसके लिए भी इस तरीके का जो है वो वहाँ तमाम करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। जमीनें जो कृषि एग्रीकल्चर लैंड थी, उसमें झोपड़ी और हल्की एक दीवार बनाकर खड़ी कर दिया, कोई पिलर टाइप का, और उसको आवासीय में जो है उसका मुआवजा लिया गया, उसमें करोड़ों। उसमें भी कहीं ना कहीं जो लोग थे, 3-4 एजेंसियां थी जो भाजपा के नेताओं से, मंत्रियों से कहीं ना कहीं कनेक्ट हैं, और उन लोगों की भी जांच हुई और उसमें तमाम अफसरों पर हुआ। इसी तरीके से अभी पिछले दिनों खाद्यान्न में घोटाला हुआ था, और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में जो उद्यान विभाग है उसमें तमाम घोटाले हैं। तो जब कोई भी अधिकारी किसी तरीके का घोटाला खोलता है, तो या तो उसका ट्रांसफर हो जाता है, या उस पर कार्रवाई हो जाती है। और अब तो ये होने लगा है कि अब जो है वो अपहरण होने के बाद हत्याएं होने लगी है, और उनके परिजनों को, पुलिस को, अगर पुलिस की बात सही है तो उनको कहीं ना कहीं संतुष्ट करना चाहिए कि नहीं, ये नहीं है, ऐसा है। लेकिन उनके परिजनों ने पहले ही दिन से वहां के अफसरों पर आरोप लगाए थे, और आरोप के बाद ही जो है वो वहां पर FIR हुई, और वो कंकाल तो कल मिला है, लेकिन उनके परिजनों का आरोप कई दिन से है
वहां के एसडीएम पर, वहां के तहसीलदार पर, कानून गो पर, वहां के इंस्पेक्टर पर। और इसी आरोपों के चलते वहां का जो कोतवाली फरीदपुर है, वहां पर ये मामले की जांच नहीं हुई। ये जांच जो है वो दिल्ली रोड पर एक थाना है फतेह पश्चिमी, वहां पर इस मामले की जांच हुई है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि बरेली के पास में ही एक जिला है रामपुर, वहां तो 405 से अधिक अपहरण हो चुके हैं 3 साल में, और 110 से अधिक दुष्कर्म की घटनाएं हुई हैं, और 22 जो है वो छेड़छाड़ के मामले हुए। 405 अपहरण के मामले वहां दर्ज हुए हैं 3 साल के अंदर। तो यूपी जो है, यूपी अब अपहरण उद्योग बन चुका है, यहाँ फलने फूलने लगा है, और कहीं ना कहीं जो है वो सरकार नाकाम साबित हो रही है। जो सरकार का सबसे प्राथमिकता का काम होता है वो सुरक्षा होता है, आम आदमी को सुरक्षा दे, लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षा के मामले में सरकार फेल नजर आ रही है। और इससे पहले भी तमाम ऐसे, यही बरेली में भी पिछले दिनों एक ओवरब्रिज था जिस पर जो है वो गलत तरीके से उसको अधूरा बना छोड़ दिया गया, और वहां ना ही कोई सांकेतिक लगाया गया कि ये पुल बंद है या अभी अधूरा है, ना ही कहीं दीवार थी कि उसको रोक दिया जाए रास्ता, और उस पैसे स्पीड से लोग गुजरे और उसमें से 3 लोगों की मौत हो गई। चलिए, जो एक शादी समारोह से लौट रहे थे। ठीक है, तो सरकार हर मोर्चे पे विफल है। कहीं ना कहीं सरकार भ्रष्टाचार को राष्ट्रवाद से जोड़ने लगी है, जिसके चलते इस तरीके के अपहरण और इस तरीके के जो है वो हत्याएं ये बढ़ने लगी है, और एक साथ बहुत तेजी से कुछ वर्षों में ये ग्राफ बढ़ रहा है। और सरकार जो शिक्षा, सुरक्षा, मोहम्मद साजिद आपकी बात आ गई। हमारे साथ सुनील त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। सुनील त्रिपाठी जी आपके पास आए, उससे पहले अपने संवाददाता सानू के पास एक छोटी सी प्रतिक्रिया के लिए आएंगे। सानू, पुलिस पर परिजनों ने लगातार आरोप पुलिस पर लगाना शुरू किया है, और एफआईआर दर्ज होने से अब तक लगातार पुलिस पर परिजन नाराज हैं, और पुलिस को इसमें संदेह के घेरे में पुलिस को ला रहे हैं। पुलिस अधिकारियों की तरफ से इस पर किसी बात इसको लेकर कोई बात कही गई है? देखिए मानव, निश्चित तौर पे जिस तरीके से पहले जब एफआईआर दर्ज हुई इस मामले में 28 नवंबर की बात की जाए, तब जब एफआईआर दर्ज हुई तो उसके बाद जो है जब तक कार्रवाई नहीं हुई, जब तक गुमशुदगी में जब ढूंढा जा रहा था, तलाश की जा रही थी, उसके बावजूद भी वो जो है तलाश नहीं हो पाई। लेकिन उसके बाद जब परिजनों का गुस्सा जो है फूटा कि जो वहां के सर्किल ऑफिसर हैं फरीदपुर के, वो उनकी सुनवाई नहीं कर रहे थे, वहां के जो थाना अध्यक्ष हैं वो उनकी सुनवाई नहीं कर रहे थे, और एसडीएम भी सुनवाई नहीं कर रहे थे। तो उसी दौरान जो है बीते कुछ दिनों पहले कलेक्ट्रेट पर परिजन पहुंचे, तो उसी दौरान वहां से जो है डीएम और एसएसपी और आईजी रेंज और कमिश्नर बरेली का काफिला गुजर रहा था। वो किसी मीटिंग में, यानी कि माफ कीजिएगा, सामूहिक विवाह कार्यक्रम में वो वहां से पहुंच रहे थे। लेकिन उसी दौरान उन्होंने जब पीड़ित परिजनों को देखा रोते बिलखते, तो वहीं पर ही पूरा काफिला रुका, और खुद आईजी डॉक्टर राकेश सिंह और कमिश्नर सौम्या अग्रवाल और डीएम और एसएसपी की मौजूदगी में आश्वस्त किया गया कि पूरी पुख्ता तौर पर कार्रवाई होगी। उसके बाद जो है वो पूरी जांच जो है फतेहगंज पश्चिमी इंस्पेक्टर को सौंप दी गई, यानी कि वहां से जो है फरीदपुर थाने से जांच जो है फतेहगंज पश्चिमी में शुरू हो गई। लेकिन उसके बावजूद भी जो है निराशा परिजनों के हाथ लगी, और आज भी जो है परिजन लगातार कह रहे हैं कि उनको इंसाफ नहीं मिला। लेकिन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य की बात कर ली जाए तो वो साफ तौर पर से कह रहे हैं कि जो नरकंकाल बरामद हुआ है, यानी कि जो शव बरामद हुआ है, वो आरोपियों ने खुद कबूला है, और आरोपियों की निशानदेही पर उस शव को बरामद किया गया है। इनसे लगातार पूछताछ चल रही थी, लगातार 4 टीमें जो गठित थी वो इनसे पूछताछ कर रही थी। उसी के बाद इन्होंने जो है ये अपना कबूलनामा किया है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की जाए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ तौर पर से क्लियर कर दिया कि जो ये जो आरोपी हैं, यानी कि जो ओमवीर और नन्हे हैं, इन दोनों की जो है पहले से लगातार ये उसके साथ रहते थे, मनीष कश्यप के छोटे मोटे काम कराया करते थे, और मनीष कश्यप इनसे काम लिया करते थे, यानी कि वो लेखपाल थे, तो उनका जो है समन्वय दोनों का बना रहता था। उसी दौरान इन्होंने जो है शराब पिला करके ये सारी चीज घटना को अंजाम दिया। पूरी प्लानिंग के तौर पर यह मनस काम किया गया है। और जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से जब ये सवाल किया गया कि जो लगातार जो फिरौती की जो बात सामने आ रही है, जो परिजन है वो लगातार कह रहे हैं कि हमारा तो घर इस सक्षम ही नहीं था, तो फिरौती का मतलब ही नहीं है। जो लेखपाल संघ के अध्यक्ष हैं योगेंद्र सिंह, वो भी कह रहे हैं कि जो लेखपाल मनीष कश्यप है, उनका परिवार इतना संपन्न नहीं था कि वो फिरौती दे सकते थे। तो फिरौती की जो बात वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और जो बरेली की पुलिस जो कह रही है वो पूरी तरीके से गलत है। यानी कि सभी लोग जो पीड़ित पक्ष है, यानी लेखपाल संघ की बात कर ली जाए, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष की बात कर ली जाए, पीड़ित परिजनों की और उसकी पत्नी की खुद की बात कर ली जाए, यानी कि जो मृतक आश्रित से जो नौकरी मिली थी वो भी गई, और जो आरोप था वो उल्टा गलत लग गया। यानी कि जो बरेली पुलिस है वो लगातार अभी भी इस चीज को बिल्कुल नहीं मान रही है। वो साफ तौर पर से ये मान रही है कि जो आरोपियों ने कबूला है
कि उनसे जो है वो फिरौती लेना चाह रहे थे, बड़ी मोटी रकम उनसे हासिल करते, यानी पहले उसको मौत के घाट उतारते, उसके बाद उनकी परिजनों से जो है फिरौती मांगी जाती। तो कहीं ना कहीं अभी भी बरेली पुलिस लगातार आज भी ये दावा कर रही है कि वो जो हत्या को अंजाम दिया गया वो उनके सहपाठी मतलब जो साथ के लोग थे उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और इनका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ था फिरौती मांगना। तो कहीं ना कहीं बरेली पुलिस ने साफ कर दिया है कि जो कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है वो पूरी निष्पक्षता के तौर पर की गई है। परिजनों को समझाने का प्रयास किया जाएगा। परिजनों की जो और मांगे हैं, डीएम रविंद्र कुमार ने खुद कहा कि जो डीएनए की जांच की मांग है और एक स्पेशल एजेंसी से जांच की मांग है वो भी जल्द से जल्द पूरी कराई जाएगी और 24 घंटे के बाद इसका निष्पक्ष तौर पर जवाब दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं मानस ये साफ है कि बरेली पुलिस ने तो अपने जो कार्रवाई करके 2 आरोपियों को जेल भेज करके अपने हाथ जो है पूरे मामले से झाड़ लिए, लेकिन जो परिजन है वो उनको अभी भी इंसाफ पूरी तरीके से नहीं मिला है। मानस निश्चित रूप से सानू आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ मोहम्मद साजिद जी जुड़े हुए हैं, आदरणीय सुनील त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद सुनील त्रिपाठी जी के पास आएंगे और समझेंगे कि आखिर इसमें मिली भगत ऊंचे अधिकारियों की भी साफ तौर पर नजर आ रही है। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के लिए हम फिलहाल हम अभी लेखपाल संघ के योगेंद्र जी, लेखपाल संघ के ये जिलाध्यक्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेखपाल संघ के जिलाध्यक्ष योगेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेंद्र जी आपका बहुत स्वागत है के न्यूज़ पर। योगेंद्र जी, मनीष कश्यप नाम के एक लेखपाल की हत्या हो जाती है। 18 दिन पहले वो घर से गायब होते हैं, उनका अपहरण किया जाता है और अब उनका नर कंकाल मिलता है, उनकी हत्या हो जाती है। अब पुलिस एक नई कहानी गढ़ रही है, जबकि परिवार के लोग कह रहे हैं कि उनकी हत्या की गई है। 250 बीघे जो जमीन थी, उस जमीन की जो वो जांच कर रहे थे लेखपाल, और उसमें कई अहम खुलासे वो करने वाले थे, इसको लेकर उनकी हत्या की गई है। क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए अभी क्योंकि नरकंकाल मिला है तो फॉरेंसिक जांच के लिए डीएम साहब ने लिखा है, तो जब तक फॉरेंसिक जांच नहीं आएगी तब तक ये भी नहीं कह सकते कि वो मनीष कश्यप का ही कंकाल मिला है। तो इसी संबंध में हमारी जिलाधिकारी महोदय से बात हुई थी। अभी जांच उसमें चल रही है, फॉरेंसिक के लिए रिपोर्ट भेजी गई है और हम लोगों का ये है कि 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट आ जाए तो जो भी दोषी हैं उसमें कैसे हत्या हुई उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। बाकी ये अपहरण का मामला, उसका परिवार इतना वीक है, अपहरण का मामला तो नहीं लगता, उसमें सही से जांच हो। डीएम साहब से हम लोगों ने यही कहा, एक बार पुनः उसमें अच्छे से जांच करवाई जाए और जो वास्तव में दोषी हैं उन पे कार्रवाई हो। लेकिन योगेंद्र जी, परिवार ने साफ तौर पर आरोप लगाए हैं। पहले तो पुलिस कार्रवाई पर भरोसा नहीं जता रहे थे परिवार के लोग, और अब पुलिस ने जो कहानी सामने परिवार के सामने लाकर रखी है उस कहानी पर परिवार वालों को भरोसा नहीं है। हालांकि पुलिस कह रही है कि फिरौती के वजह से उनका अपहरण किया गया था, लेकिन जो 250 बीघे जमीन की जांच की बात जहां तक सामने आ रही है, इस पर ये जमीन कौन सी थी और इस पर क्या खुलासा करने वाले थे लेखपाल मनीष कश्यप? नहीं, जमीन का मैं फरीदपुर पे मेरी बात हुई, जो वहाँ के तहसील अध्यक्ष हैं और भी लोगों से मेरे लेखपाल साथी हैं उनसे बात हुई। जमीन का कोई ऐसा 250 बीघे का कोई मामला मेरी जानकारी में नहीं आया। जो भी कहा, अब क्योंकि जांच भी हो चुकी है, तहसील स्तर पर अधिकारियों ने जांच भी करवाई है, जमीन का कोई ऐसा मैटर मेरी जानकारी में नहीं आया कि कोई वहाँ पे इस तरीके का वो था। शुरू में ये मैंने सुना था। आज की स्थिति ये है कि हम लोग केवल निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। जो भी वहाँ लोगों ने डिले किया, अगर मनीष कश्यप का नरकंकाल मिला है तो इतना समय इसीलिए हुआ कि लोगों ने सीरियस नहीं लिया। अब वो फिलहाल ये है कि फॉरेंसिक जांच हो तभी पूरी तरीके से कुछ क्लियर हो पाएगा कि वो मनीष कश्यप का ही है जो भी बॉडी मिली है या किसी और की है। ये अधिकारी भी अभी कुछ नहीं कहने के उसमें है, क्योंकि जब तक जांच में क्लियर नहीं हो जाए, हम भी इसी वजह से डीएम साहब ने जो कहा है फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही हम लोग उनसे दोबारा बातचीत करेंगे। और फिलहाल ये है कि अगर मनीष कश्यप की बॉडी है तो किसने किया, क्यों किया, इसका पूरा जो है तथ्यों के साथ जांच की जाए और जो भी दोषी उन पे कार्रवाई हो। ठीक है योगेंद्र सिंह जी, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। फिलहाल एक ब्रेक का यहाँ वक्त है और ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी।
तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा लेखपाल। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, उनके साथ सीधे चलते हैं और चर्चा करते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता बरेली से जुड़े हुए हैं, साथ ही मोहम्मद साजिद सपा प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, अबीरल मलिक बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुनील त्रिपाठी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। सुनील त्रिपाठी जी आपके पास आएंगे। सुनील त्रिपाठी जी, एक लेखपाल 18 दिन से घर से गायब होता है, उसका अपहरण किया जाता है और अचानक उसका नर कंकाल मिलता है। हालांकि पुलिस कह रही है कि नर कंकाल उसी का है, हालांकि उच्च अधिकारियों का भी कहना है कि इसकी हम जांच करेंगे उसका है या नहीं है, लेकिन जो कपड़े मिले हैं और अन्य चीजें मिली हैं उससे ये दावा जो है वो पुख्ता हुआ है कि लेखपाल ही था वो। लेकिन एक लेखपाल, एक सरकारी मुलाजिम का अपहरण होता है, उसकी मौत हो जाती है, उसके पीछे जो कारण है वो हालांकि अभी जांच के विषय है, लेकिन कई बड़े सवाल इस हत्या के पीछे नजर आ रहे हैं। एक तो क्या लेखपाल अगर ईमानदारी से काम कर रहा था, एक बड़े भ्रष्टाचार को उजागर करने वाला था, इस वजह से उसकी हत्या की गई, या लेखपाल अपने खुद किसी भ्रष्टाचार में फंसकर और उसकी हत्या हुई है, या वास्तव में फिरौती का यह मामला था। तमाम सवाल हैं और ये बड़ी घटना है। सुनील त्रिपाठी जी देखिए मानस जी, अपराधियों का पुलिस से साठगांठ का बहुत पुराना रिश्ता रहा है। मैं कई ऐसे नाम गिना दूं आपको कि जिसमें पुलिस की बहुत संदिग्ध भूमिका रही और ईमानदारी की भेंट अफसर चढ़ गए जी। अगर मैं अपने राजधानी बात करूं तो एक डॉक्टर बच्चीलाल जी थे, महानिदेशक परिवार कल्याण थे, वो भी एक जांच ही कर रहे थे नियुक्तियों की, उनकी हत्या कर दी गई मॉर्निंग में। एक बचत्तर सिंह साहब IAS, क्योंकि सरकार का मामला था इसलिए सरकार ने उसको आत्महत्या दिखा दिया। मैं आज भी कह रहा हूं कि वो हत्या थी, वो भी एक जांच कर रहे थे, उसके बाद वो आत्महत्या बदल गई, मार दिए गए। थाने का अगर आप चर्चा करें तो मैं तो ग्रामीण अंचलों में जाके देखता हूं, ग्राम प्रधान का और थाना अध्यक्ष का चोरी और दामन के साथ होता है, वहीं से भ्रष्टाचार और वसूली की जड़ें शुरू होती। मैं सारे प्रधानों की, सारे पुलिस अधिकारियों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो मैं देखता हूं, भू माफिया उत्तर प्रदेश में इतना सक्रिय है कि मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बावजूद भी भू माफियाओं की जड़ें हिल नहीं रही हैं। ग्राम समाज की जमीनों पर कब्जा करना, मकान बनाना और उनकी जो जांच करते हैं उनके अधिकारियों का उत्पीड़न करना, ये नई बात नहीं है, बहुत पुराने सिलसिला रही है। और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी ने भी लेखपालों पर भी कटाक्ष किया था। साजिद जी को मालूम होगा, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था कि लेखपाल राज्यपाल दो ही होते हैं, चाहे भूमाफियाओं को समाप्त करना हो, चाहे कानून को बनाना और तोड़ना हो। देखिए जिस तरह से मैं खबरों को देख रहा हूं मानस जी, पुलिस की भूमिका मुझे 100% झूठ नजर आ रही है जी। आप करें वसूली जिसकी इतनी हैसियत नहीं है, मैं परिवारी माली हालत डिलीजन देख रहा हूं आपकी, इतनी लग रहा कि 2, 4, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख इसकी हैसियत हो। निश्चित रूप से ये ईमानदारी ही मनीष की मौत का कारण बनी है। गांव में आप देख लीजिए, 10-5 माफियाओं को मैं नाम बता सकता हूं सीतापुर के, जो जमीनों कब्जा किए हुए बैठे हैं। लेखपाल जांच में आते हैं, या तो पैसा लेके लौट जाते हैं या ऊपर से दबाव डाला दिया जाता है। और ये तंत्र नीचे से नहीं, DM से लेके SSP से लेके SDM से लेके और नीचे के थाना अध्यक्ष तक जुड़ा हुआ होता है। वरना किसकी औकात है ग्राम समाजों की जमीन पर कब्जा कर ले। जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने एक मुहिम छेड़ी थी कि भू माफियाओं की खैर नहीं है, उस भू माफियाओं के संरक्षण में पुलिस खड़ी हो गई है। आप कहीं भी देख लीजिए, कोई गांव ऐसा नहीं है, मैं दावे के साथ कहा उत्तर प्रदेश का, कि जहां पर भू माफिया कब्जा करके ग्राम समाज की जमीनों पर न बैठे हुए हों। तालाबों को पाट दिया गया है, कोई देखने वाला नहीं है। चरागाहों पे कब्जा हो गया है, कोई देखने वाला नहीं। ये भाजपा सरकार नहीं है, ये एक काफी पुरानी सिलसिला चली आ रही है मानस जी। और इसमें पुलिस की भूमिका सबसे संदिग्ध नजर आती है, क्योंकि प्रधान पैसा लेते हैं, थाना अध्यक्ष को देते हैं, इसलिए कोई इस पे एक्शन भी नहीं होता है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन पुलिसकर्मियों की होती है कि आप देखते हैं लोग एप्लीकेशन लेके आते हैं कि मेरे परिवार की हत्या हो जाएगी, जान माल की सुरक्षा जरूरी है, घटना घटित हो जाती है, तब पुलिस चौकन्नी होती है। मैं कई पुलिस अधिकारियों को बता दूं, नंबर COG नंबर गवर्नमेंट ने दिए हैं, ऐसे अरमानों पानी फेरे जा रहे हैं कि उनके स्विच ऑफ नजर आते हैं, थाना अध्यक्षों स्विच ऑफ नजर आते हैं। बिल्कुल, इसमें सच्चाई है।
अभी मैं क्या करूं आपसे कि मेरा एक पर्सनल काम था, मैं एक थानाध्यक्ष महोदय फोन कर रहा था, 3 दिन से फोन मिला रहा हूं, व्हाट्सएप मैसेज डाला हूं मैं खुद, और मान्यवर का पता नहीं है, मेरा फोन भी नहीं उठ रहा है और न मैसेज देखा जा रहा। मैं ट्रायल कर रहा था कि देखे सीतापुर जनपद के पुलिस अधिकारी कैसे हैं। 3 दिन से मैं उनको व्हाट्सएप पे कॉल कर रहा हूं, फोन ऑफ है, मैसेज भेज रहा हूं, नहीं देख रहे हैं। तो एक नहीं, ये पूरी वानगी हो गई सरकार के अनुमानों पर किस तरह से पानी फेरने में कुछ चंद पुलिस वाले लग गए हैं और वही सरकार को बदनाम करने लगे हुए। दूसरी बात मानस जी, यहाँ चर्चा मैं भी करना चाह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी पता नहीं किन मोहों में फंस गए हैं, उनके कुछ चेहरे इतने प्यारे हो गए हैं जी कि वो चेहरे पिछली सरकार में विराजमान थे, इस सरकार में विराजमान है, जैसे लगता कि सारे वो चंद चेहरों को छोड़ करके बाकी सारे IAS IPS निकम्मे हैं, किसी काम के लायक नहीं है। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में अपराध दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। माना जी, पहले आपने भी देखा होगा कि जिले में DM 2 साल 1 साल 3 साल बस इसी तरह रहते थे जी, क्योंकि ज्यादा दिन कोई अफसर रहेगा तो उसकी सेटिंग निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हो जाती है। हम 2 साल रहे, 2 साल बाद चले गए वहां से। अब आदमी जान रहा है कि लोक भवन से लेके जिले तक 5 साल 4 साल हमको रहना है, उसका भी ये नेटवर्क सेट हो जाता है और उसी नेटवर्क तक तो काम करना शुरू कर, जिससे भ्रष्टाचार पनपता है। माना जी, मैं कानून की व्यवस्था का चर्चा करूं तो मेरे दोनों प्रवक्ता बैठे हैं, मैं मायावती जी की कानून व्यवस्था को सर्वश्रेष्ठ मानता हूं जी। श्री राम अरुण जी DGP थे, उन्होंने एक आदेश जारी किया था कि पुलिस कर्मियों की संपत्तियों की जांच कराई जाए, चाहे सिपाही हो, चाहे दरोगा हो, चाहे इंस्पेक्टर हो, कि 1 साल में कितना उन्होंने अर्जित किया है। उनके इस आदेश से पुलिस विभाग में पूरी खलबली मची। मैं तो क्राइम रिपोर्टर रहा हूं, रिपोर्टिंग किया हूं। आदेश तो योगी जी ने भी जारी किया कि अधिकारी जो है वो अपनी संपत्ति का ब्यौरा दें। बहुत सारे विभागों के अधिकारियों ने नहीं दिया और उन पर अभी तक कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है। बताइए हमको, मैं तो पार्वती से पूछना चाह रहा हूं, संपत्ति ब्यौरा दिया है, उनको छोड़ दिए। इंस्पेक्टरों के लिए उन्होंने कहा था कि इंस्पेक्टर CO पूरी डिटेल देंगे DGP को कि आपके पास कितनी संपत्ति है। अगर ऐसी जांचें शुरू हो तो लोग पैसा लेना बंद कर देंगे, न्याय की व्यवस्था सुधर जाएगी। लेकिन कौन करेगा? मेरी समझ में आ रहा है कि अब तो चंद पुलिस वाले तो इतना अनियंत्रित हो गए हैं कि न्याय करना ही पसंद नहीं करते हैं। पैसा थानों किस तरह से लिया जा रहा है, अंदर से बाहर तक लिया जा रहा है। कैमरे कहीं लग गए हैं तो सड़कों पैसा लोग ले रहे हैं। तो इस एक उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था निश्चित रूप से कहीं गड़बड़ाती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री जी के निर्देशों पर पानी फेरा जा रहा है। ठीक है त्रिपाठी जी, भ्रष्टाचार की अगर चर्चा करें, माना जी 1 सेकंड में आपको लूंगा जी जी। तहसील से लेके ब्लॉक से लेके मैं दावे के साथ कह रहा हूं, सीतापुर जनपद में जितने ब्लॉक हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी SIT जांच करा दे। अगर 80% पैसा भ्रष्टाचार के आगू चंगुल में न चला गया हो, भ्रष्टाचार भीड़ न चढ़ा हो, तो मैं पत्रकारिता संन्यास ले लूंगा। सीतापुर निश्चित रूप से त्रिपाठी जी जवाब ले लेते हैं। अबिरल मलिक जी, त्रिपाठी जी को आपने सुना, कई चीजों को उन्होंने साफगोई से रखा जिसमें कहीं ना कहीं सच्चाई भी है। थाने, ब्लॉक और तहसील, यहां से भ्रष्टाचार यहां पर फलता और फूलता है और यहां पर बैठे तमाम कर्मचारी, तमाम अधिकारी, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, वो ऐसे अधिकारी और कर्मचारी लोगों की जेबें हल्की कर रहे हैं, लेकिन और दूसरी तरफ सरकार को भी बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि आम जनमानस जब वो ठगी का शिकार हो रहा है, अधिकारी जब उसका शोषण कर रहे हैं, उसका काम भी नहीं हो रहा है, अगर हो भी रहा है तो मोटी रकम लेके, तो साफ तौर पर सरकार की छवि खराब हो रही है। यहां भी यही देखने को मिला है। लेखपाल, ऊंचे अधिकारी, इसमें संलिप्तता ऊंचे अधिकारियों को कहीं ना कहीं इसमें रही है। लेखपाल, हो सकता है कि लेखपाल अपने जिद पर अड़ा हो, इसी वजह से अधिकारी नाराज हो कि भाई क्यों भ्रष्टाचार का खुलासा करोगे। तमाम इसमें भूमाफिया भी हो सकते हैं। बड़ी जमीन थी जिसका पैमाइश लेखपाल के द्वारा की जा रही थी। तो क्या अधिकारी साफ तौर पर ये सरकार की फजीहत कराने की सोच चुके हैं और आप लोग हैं कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? जी नहीं, देखिए सुनील त्रिपाठी जी बोल रहे थे, वरिष्ठ पत्रकार हैं निश्चित रूप से, और जहां तक बात है भ्रष्टाचार की, कोई भी व्यक्ति जो भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा उसके ऊपर कठोरतम कार्रवाई उत्तर प्रदेश में की जाएगी, क्योंकि यह समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है। समाजवादी पार्टी के कालखंड में, समाजवादी पार्टी की सरकार में, जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस दौर में भ्रष्टाचारियों पे कोई कार्रवाई नहीं की जाती थी, बल्कि भ्रष्टाचारी जिस प्रकार से फलते और फूलते थे वो सबने देखा और मुस्कुरा रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मोहम्मद साजिद जी
और नहीं, इन्हें वो जवाब लिए बैठे हैं, इसलिए 7 मुस्कुरा रहे हैं। 7 साल से साजिद जी जवाब लिए 7 बैठे हैं, साल इसलिए से मुस्कुरा रहे हैं। सत्ता साजिद जी आ रहे हैं आपके पास। तो आपसे जो आपकी जवाबदेही है, जी जी, मैं तो साजिद जी आ रहे हैं सरकार से आपके ये पास। सवाल कहना चाहता हूं साजिद जी आपके कि पास आ उधर रहे उधर की बात हैं। ना अबिरल जी करिए, को बता अबिरल जी कारवा क्यों को होता? अबिरल जी की बात कंप्लीट होने दीजिए। साजिद जी आ रहे हैं तू आपके पास। इधर की बात ना करिए, बता कारवा क्यों होता? मुझे रहबरों से गिला नहीं, मुझे तेरी रहबरी पर सवाल है। कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। किसी भ्रष्टाचारी को नहीं बख्शा जाएगा, चाहे कोई भी भ्रष्टाचारी हो, चाहे वो अधिकारी क्यों ना हो, चाहे वो पुलिस अधिकारी क्यों ना हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कितना भी बड़ा अधिकारी हो। अगर वो भ्रष्टाचार करता हुआ पाया जाता है, पकड़ा जाता है, तो निश्चित रूप से उसके ऊपर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जानी चाहिए और की जाएगी। और वही हो रहा है उत्तर प्रदेश में। किसी माफिया को नहीं बख्शा जा रहा है, किसी अपराधी को नहीं बख्शा जा रहा है, किसी गुंडे को नहीं बख्शा जा रहा है, किसी अधिकारी को जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, घूसखोरी को बढ़ावा देता है, घूसखोरी करता है, रिश्वतखोरी करता है, उसको नहीं बख्शा जाता है। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता में मौजूद है, अगर ये किसी अधिकारी की पर्टिकुलरली बात करना चाहे तो ये कर सकते हैं और सबूत के आधार पर कर सकते हैं। अगर इनके पास कोई भी सबूत है, मैं तो इन्हें भी कहूंगा, अगर ये सबूत लाते हैं किसी भी अधिकारी के खिलाफ तो लाएं, निश्चित रूप से कानून के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट सा मानना है कि किसी भ्रष्टाचारी को नहीं बख्शा जाना चाहिए और ना ही बख्शा जाएगा। और सुनील जी ने सही बात कही, भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक प्रकार से उन्होंने बात कही और भ्रष्टाचारियों को नहीं बख्शा जाना चाहिए। करप्शन के विरुद्ध जो जीरो टॉलरेंस की हमारी पॉलिसी है, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी चलती है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार चलती है और उसी के आधार पर चलती रहेगी। कोई भी पुलिस अधिकारी जो रिश्वतखोरी को बढ़ावा देता है अगर, तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होना तय। अबिरल मलिक जी, आप निर्देश जो हैं लखनऊ से बड़े कड़े जारी होते हैं, लेकिन जमीन पर आते आते वो शायद हल्के हो जाते हैं, इसीलिए ये जो बड़े अधिकारी हैं और छोटे कर्मचारी, इनको कहीं कोई डर नहीं दिखाई देता है। इनकी कार्यशैली जैसी की तैसी बनी रहती है और जो वहां से कड़े निर्देश, कड़ी कार्रवाई, कड़े सारी चीजें वहां से कड़ी आती हैं और जमीन तक आते आते हल्की हो जाती हैं। जी देखिए, जहां तक विषय माफियाओं का, गुंडों का, अपराधियों का, बलात्कारियों का, डकैतों का, चोरों का, तो इस प्रकार के जो लोग हैं, अपराधी किस्म के लोग हैं, अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ने वाले लोग हैं, अनलॉफुल एक्टिविटीज करने वाले लोग हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करने वाले लोग हैं, तो निश्चित रूप से उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई उत्तर प्रदेश में होती रही है और भविष्य में भी होगी। किसी माफिया को नहीं बख्शा गया है, चाहे कोई कितना भी रसूखदार माफिया हो, कितना भी बड़ा माफिया हो, कितना भी उसे पूर्व में सत्ता से संरक्षण प्राप्त रहा हो, किसी भी माफिया को XYZ हमारी सरकार में नहीं बख्शा गया है और ना ही बख्शा जाएगा। ठीक है, अबिरल मलिक जी आपके पास आते हैं। मोहम्मद साजिद, योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं और कई माफियाओं को उन्होंने मिट्टी में मिलाया है, लेकिन अभी लगता है अभी काफी काम योगी आदित्यनाथ जी को करना बाकी। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूं कि पूरी सरकार दिल्ली से लेकर लखनऊ तक जुमलों पर, झूठ पर चल रही है। जुमले बोले जा रहे हैं जिसको अधिकारी और कर्मचारी भी समझ रहे हैं कि ये जुमला इन्होंने बोल दिया है, लेकिन कहीं किसी पर अमल नहीं है। और मुझे बहुत बहुत मैं बधाई देना चाहता हूं अबिरल मलिक जी को, अपने साथी को, कि वो भी बहुत अच्छे जुमले बोल रहे हैं। तो मैं जरूर भाजपा में उनके जुमलों को पसंद किया जाएगा और उनकी तरक्की होगी। देखिए, लगातार यूपी में क्राइम बढ़ रहा है, चाहे आप दहेज हत्याकांड ले लीजिए, हिंदुस्तान में यूपी नंबर 1 है। 2138 दहेज हत्याएं हुई है, 3690 रेप हुए हैं और गैंग रेप भी टॉप पे है। हम 62 गैंग रेप की घटनाएं हुई हैं यूपी में, पूरे हिंदुस्तान में टॉप पर हैं। 65,743 मामले दर्ज किए गए, लगातार बढ़ रहा है। पिछले जो है हत्याओं में भी 3779 थे, फिर हम 3717 हुए और 3491। महिला अपराध में भी हम लगातार बढ़ रहे हैं। तो आप समझिए, हम कहीं अपहरण में भी लगातार बढ़ रहे हैं। रामपुर एक जिला है जहां को लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत चीख पुकार मचाती थी। जब से भाजपा की सरकार आई है, हर दूसरे दिन एक अपहरण हो रहा है। 410 से अधिक मामले दर्ज हुए हैं पिछले 3 सालों में। और ये यही नहीं, लखनऊ राजधानी जो है, वहां तो होम्योपैथ डॉक्टर की अपहरण हुआ और वहां 20 लाख की फिरौती मांगी गई और 7 लाख रुपए जो है वो उससे लिए गए। उसके बाद जो है फिल्म एक्टरों के अपहरण होने लगे। तो यूपी में अपहरण का मामला, क्राइम, अपराध फलने फूलने लगा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये हर मोर्चे पर विफल है, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे अपराध हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो। लेकिन केवल इनके पास अगर है तो हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, इन 3 जुमलों के साथ
ये केवल नफरत फैलाने का काम करते हैं और इसीलिए पूरे देश में त्राही त्राही मची हुई है। किसान दुखी है, किसानों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं जैसे किसी दुश्मन मुल्क देश से आ रहे हो। उनके लिए ईंट पत्थर कांटे लगाए जाते हैं, कभी लाठीचार्ज की जाती है, उनकी बात नहीं सुनी जाती मुख्यालयों पर। और ये मामला भी केवल जमीन और घोटाले से जुड़ा हुआ है और इसी तरीके के और भी तमाम मामले हैं। कहीं ना कहीं जो अफसर या तो उसमें रंग जा रहे हैं जो सरकार की मंशा है उसके मुताबिक, और जो विपरीत चलता है उसके साथ इसी तरीके की घटनाएं हो रही हैं। वो परिवार लेखपाल संघ के अध्यक्ष ने भी कहा कि वो परिवार जो है फिरौती देने की हैसियत में नहीं है, क्योंकि उसकी मृतक आश्रित कोटे से नौकरी लगी थी और ये कहीं ना कहीं वो एक जमीन घोटाले की खोलने की तैयारी में थे, यही कहना उनके परिजनों का है। और अगर कहीं ना कहीं सच्चाई है तो इतने दिन कैसे लग गए? सबसे बड़ी सवाल तो यह है कि 19 दिन बाद लेखपाल जो सरकारी कर्मचारी है उसके जो है अपहरण को और उसको तलाशने में पुलिस को 19 दिन लग गए। एक अभी 8 महीने का बच्चा जो है वो अपने घर से उसका अपहरण कर लिया गया, कहाँ गया क्या नहीं गया। इससे 5-6 साल पहले वहीं के पड़ोस की एक गांव है सैदपुर लश्करीगंज, वहां से एक बच्ची का अपहरण हुआ, आज तक वो नहीं मिली है। तो जो अपहरण का खेल है वो यूपी में शुरू हो चुका है, क्योंकि यूपी में भाजपा। ठीक है, मोहम्मद साजिद जी जवाब ले लेते हैं। मोहम्मद साजिद जी जवाब ले लेते हैं। अबीर मलिक जी, मोहम्मद साजिद जी पूरी तैयारी से आए हैं और पूरे आंकड़े के साथ आए, पहली बात ये। और दूसरी बात, मृतक आश्रित से उस परिवार को नौकरी मिली थी, परिवार चल रहा था, अब उस परिवार का क्या? जवाब दे दीजिए। जी नहीं, देखिए पीड़ित परिवार का विषय है तो रूप से पूरी पार्टी पूरी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। और उसके साथ साथ जहां तक साजिद जी का विषय है तो साजिद जी ने अपने वक्तव्य को भी ले आए। इन्होंने एंटी मुस्लिम बनाने की कोशिश की बीजेपी की इमेज को। तो इस बात को क्लियर कट जान लेना चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी हमारे लिए सब लोग बराबर हैं। और ये किसान को भी साथ में ले आए अपने वक्तव्य के दौरान। तो मैं कहना चाहूंगा, हम तो कहते हैं जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान, इस नारे को देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और इस नारे को सफलतापूर्वक ग्राउंड पर एग्जीक्यूट कराने का काम, इंप्लीमेंट कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा सफलतापूर्वक किया जा रहा है। दुनिया में किसानों की आत्महत्या करने वाला हिंदुस्तान सबसे अधिक जहां आत्महत्याएं करता है। आप किसानों की बात कर रहे हैं, दुनिया में सबसे अधिक आत्महत्याएं हिंदुस्तान में किसान कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं परेशान है किसान। पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी तो उस समय किस प्रकार से गुंडे माफिया फल फूल रहे थे, उन्हें खुली छूट दी गई थी, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी। 7 साल से आपकी सरकार है, आप कह रहे हैं कि अपराध खत्म हो गया, गुंडे माफिया खत्म हो गए। हमारी सरकार है, अभी भी यूपी में है, लेकिन बस वो एक जाति विशेष के हैं, जाति विशेष के हैं। कहेंगे तो मैं सूची में ही दूंगा। अरे जेलों में मर्डर हो रहे हैं, जेलों में हत्याएं हो रही है, कहाँ अपराध हुआ है, कहाँ गुंडे माफिया चले गए हैं? फिर अपहरण कौन कर रहा है? फिर अपहरण कौन कर रहा है? ठीक है, ठीक है। साजिद जी आपको भी रोकना चाहेंगे, अबीर मलिक जी आपको भी रोकना चाहेंगे, त्रिपाठी जी के पास आएंगे। त्रिपाठी जी, जनहित के जो भी मुद्दे होते हैं वहां पर अगर राजनीतिक पार्टियों के लोग आपस में एक दूसरे की कॉलर पकड़ने लगते हैं, तुम्हारे में क्या हुआ, हमारे में क्या हुआ, लेकिन मौजूदा सरकार से हमारा सवाल तो मौजूदा सरकार से होगा। विपक्ष ने जो भी किया विपक्ष ने किया, इसीलिए वो विपक्ष में बैठे हैं। त्रिपाठी जी, ये अबीर मलिक जी अभी कह रहे थे कि कोई एक अधिकारी का नाम बता दीजिए। आपने उस समय उंगली भी उठाई थी, संभवतः आप अधिकारियों का नाम बताएंगे। इसके अलावा इस तरीके की घटनाएं जो हो रही हैं, प्रदेश के सूबे के मुखिया लगातार ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार माफियाओं को, चाहे भूमाफिया हो चाहे जो भी माफिया हो, उनको मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं। कई माफियाओं को मिट्टी में मिलाया भी है। लग रहा है अभी बाबा जी को बहुत काम अभी और करना बाकी है। ऐसे माफिया जो सरेआम ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, कोई कर्मचारी अगर ईमानदारी से काम कर रहा है तो उसको साइड से निपटा रहे हैं। जांच, अभी आपने बताया कई अधिकारी जो जांच करते करते कई अधिकारी मौत के शिकार हो गए। जी, मैं गिनाऊं तो कम से कम 15 नाम गिना दूंगा आपको, जो स्वास्थ्य से प्रशासनिक अधिकारियों की से लेकर के आईपीएस तक आत्महत्या का शिकार बना दिए गए, जबकि उनकी हत्याएं हुई। अब मेरे पास साक्ष्य नहीं है इस बात का, इसलिए हम मजबूर हैं, लेकिन पूरा समाज, पूरी मीडिया ने इस बात को स्वीकारा कि इनकी ये आत्महत्या नहीं, दुर्घटना नहीं है, हत्या हुई है। जी, देखिए
जो ईमानदार अफसर है, कई अफसरों ने आपने देखा बीआरएस ले लिया अपनी ईमानदारी चल के, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि उन माफियाओं से, अपराधियों से टकराते हुए अपने कर्तव्य निभाते हैं। दुर्गा शक्ति नागपाल का आपने भी नाम सुना होगा मानस जी। क्या हुआ था उनके साथ में, किसके कार्यकाल में हुआ था? देखिए, ईमानदारी से कार्य करना एक ईमानदार अफसर के लिए आसान नहीं है, सरकार किसी रही है। साजिद भाई ने बड़ी आसानी से कहा कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करती है। मैं इनसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं अपने भाई से जी, कि आप भी पीडीए में क्या रखे हैं बताओ? अगर आप पीडीए में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक रखे हैं तो क्या हिंदू मुसलमान आप नहीं कर रहे हैं मेरे भाई? बिल्कुल कर रहे हैं। आप सब समाज की बात है, उसमें अगड़ा भी है अल्पसंख्यक के साथ। अगला साइलेंट है पीडीए में, अगला शायद साइलेंट है साजिद जी। सम्मान क्या है? सम्मान क्या? पीडीए में साजिद जी अगला जो है वो साइलेंट है, वो चुनाव के समय सिर्फ उसको इस्तेमाल किया जाएगा, उसके बाद फिर वो साइलेंट हो जाएगा। जी की जयंती मनाने के लिए किस तरीके से हम लोग पूरी जनरेशन में से जी को बाकायदा ट्रस्ट है और पूरी समाजवादी पार्टी जनरेशन में जी को अपना मार्गदर्शक मानती है और नेता प्रतिपक्ष बना गया है माता पांडे जी को। जनेश्वर मिश्रा जी कितना मुलायम सिंह जी को मानते थे और मुलायम सिंह जी कितना उनको मानते थे। अगर मैं चर्चा नहीं करना चाह रहा हूँ, इटावा की एक घटना है, लोगों ने कहा कि जनेश्वर मिश्रा कुछ समाजवादी पार्टी का काम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़नी है। एक सेकंड, नेताजी से कहा कि जनेश्वर मिश्रा कुछ करते नहीं है, खाए पड़े रहते हैं। वहां मुलायम सिंह जी ने कहा कि वो चेहरा जब मंच पे जाता है तो लोग भीड़ लग जाती है, भले यहाँ खाए सोए पड़ा हुआ कोई बात नहीं है। तो बेनी प्रसाद वर्मा जी रहे हो, चाहे जनेश्वर मिश्रा जी रहे हो, मुलायम सिंह जी रहे हो, उनकी मित्रता, उनके कार्यों की सराहना हर समाज के लोग करते हैं। लेकिन आज जो राजनीति हो रही है मानस जी, मैं इसमें राजनीति चर्चा नहीं करना चाह रहा था क्योंकि घटना बड़ी निंदनीय है, दुखनीय है। आज सारे राजनीतिक दल केवल जातिवाद पर ही राजनीति केंद्रित कर दिए हैं, जनता की समस्याओं पर कोई ध्यान देने वाला नहीं। निश्चित रूप से हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, इस देश में दो ही मुद्दे रह गए हैं। मैं तो सोचता हूं कि भगवान सद्बुद्धि दे हमारे नेताओं को, हिंदू मुसलमान और मस्जिद मंदिर के हद से हट करके कोई नई ऐसा विकास की योजनाएं लेके आए जिसमें देश जनता को लगे कि हम अमन चैन जिंदगी जी रहे जी। मानस जी, हम लोग चर्चा कर रहे थे लेखपाल की हत्या पे जी। देखिए, ये बड़ी दुखद घटना है और निश्चित रूप से इसमें कहीं न कहीं भूमाफियाओं का हाथ है। पुलिस भी क्या करे? अगर मैं पुलिस वालों को देखूं तो मेरे सामने भी कई ऐसी घटनाएं हुई। मैं क्राइम रिपोर्टर था, अब पार्टी नाम लूंगा तो साजिद भाई गुस्सा जाएंगे। हमारे एक परम मित्र अतर सिंह साहब इंस्पेक्टर हुआ करते थे हजरतगंज, एक अपराधी पकड़ के लाए, नेताजी के बहुत करीब थे, आप भी मुस्कुरा रहे हैं, आप भी जानते हैं कि वो डीजीपी ट्रांसफर करा देते थे। जी जी, निश्चित रूप से। त्रिपाठी जी, बहुत माफी के साथ समय आगे इजाजत नहीं देता। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। मोहम्मद साजिद जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, और अब्रिल मलिक जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपने तथ्यों को रखा और अपनी पार्टी का पक्ष मजबूती से रखा। फिलहाल सवाल बड़ा यही है कि आखिर लेखपाल की हत्या क्यों हुई? अगर ये साजिश है, ये जांच का जरूर विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं 18 दिन लेखपाल गायब रहा और 18 दिन के बाद जब सामने घटना पूरी सामने आई तो पुलिस की अलग कहानी। हालांकि परिवार वाले इस कहानी से अपने आप को अलग कर रहे हैं और पुलिस पर भी आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अगर यह भ्रष्टाचार है तो इस पर बड़ी कार्रवाई जरूरी है, क्योंकि एक सरकारी मुलाजिम की मौत हुई है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।